हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में सीबीएसई 2023 का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से फायदा ये होता है ना कि कभी कभी आपका क्वेश्चन जो है रिपीट कर जाता है। तो आपका इसमें 2023 का आपका प्रीवियस ईयर जो सीबीएसई का क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है उस क्वेश्चन को हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है, ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आप जो है खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज मेडिटेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस, डिस्कस ब्रीफली। आपका जो है मेडिटेशन जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, लिखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, मेडिटेशन हेल्प इन मैनेज स्ट्रेस बाय प्रमोटिंग रिलैक्सेशन, इम्प्रूविंग फोकस एंड रिड्यूसिंग एंग्जायटी। इट इनकरेज माइंडफुलनेस विच अलाउ इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसर कैलमी एंड इफेक्टिवली। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमारे रिलैक्स को प्रमोट करता है, हमारे फोकस को इम्प्रूव करेगा और हमारे एंग्जायटी को रिड्यूस करता है। जिससे क्या होता है ना कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स महसूस करता है, जिसके वजह से हम कम स्ट्रेस को फील करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, गिव एनी टू की रोल्स परफॉर्म बाय एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर द्वारा दो रोल्स बताइए जो आपको परफॉर्म किया जाता है। तो पहला हो गया आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड क्रिएटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन। सबसे पहला ये हो गया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है जिससे वो इनोवेटिव सॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, एक नया नया इनोवेटिव आइडिया अप्लाई करेगा। सेकेंड है मैनेजिंग रिसोर्स एंड लीडिंग टीम्स टू अचीव बिजनेस गोल। उसके बाद क्या होता है कि जो रिसोर्स होगा उसके लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए जो रिसोर्स होता है उसको मैनेज करता है, टीम को बैलेंस बना रखता है, जिससे आपका टीम जो है वो सही ढंग से काम करेगा। ओके, और उसका जो बिजनेस का जो भी मेन गोल है, अचीवमेंट है, वो पूरा करता है। क्वेश्चन 3 क्या है, मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अगर कोई वर्क इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो उसका दो बेनिफिट आपको बताना है। सबसे पहला ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला फायदा ये होता है कि उसके पास शेड्यूल के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ता है। इट मीन्स जो उसके लिए टाइम सुटेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है और वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। सेकेंड है इनहेंस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट इनहेंस होगा और उसका स्किल जो होता है वो भी आपका डेवलप होता है। ओके, क्वेश्चन 4 है, गुरमीत हैज just bought a new computer for his office. Suggest him any 2 points which he should keep in mind to prevent his computer from virus infection. गुरमीत जो है वो अपने ऑफिस के लिए एक नया कंप्यूटर खरीदता है, तो उसको सजेस्ट करना है 2 पॉइंट में कि कैसे वो अपने कंप्यूटर को वायरस इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है इंस्टॉल एंड रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आपको जो नया कंप्यूटर होगा उसमें सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक इंस्टॉल करना है एंटीवायरस और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, क्योंकि नया नया वायरस जो है उसको रिमूव कौन करेगा, अपडेटेड एंटीवायरस रिमूव करेगा। सेकेंड है अवॉइड डाउनलोडिंग फाइल्स और क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक फ्रॉम अननोन सोर्स। और जो भी डाउनलोडिंग लिंक आता है, फाइल आता है, ठीक है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उस पे आप क्लिक ना करें। हो सकता है कि उस फाइल पे क्लिक करने के बाद, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए या आपका कंप्यूटर जो है वो वायरस इन्फेक्टेड हो जाए। ओके, तो ये आपका 2 पॉइंट इसमें हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ आर फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इससे फार्मर को कैसे बेनिफिट मिलता है वो आपको लिखना है। सबसे पहला है, यहाँ देखिए पॉइंट में आंसर है, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स इनोवेटिव बिजनेस एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर
फार्मर्स बेनिफिट थ्रू इंक्रीज इनकम, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक। तो देखिए, जो भी एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर होगा उसमें आपको इनोवेटिव आपका बिजनेस जो है, इनोवेटिव आपको बिजनेस एक्टिविटी एग्रीकल्चर में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जो किसान होंगे उनका जो बेनिफिट होगा वो ज्यादा होगा, उससे क्या होगा उनका ये इनकम जो है वो इंक्रीज जाएगा और मार्केट में एक नए टेक्निक के साथ अपना जलवा दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी किसान जो है अगर इनोवेटिव आइडिया को नहीं अप्लाई करेगा ना तो उसका मार्केट में कुछ अलग पहचान नहीं बनेगा। इसीलिए अगर एग्रीकल्चर वर्क भी है तो उसमें नए नए टेक्निक का यूज करके किसी भी फसल को, किसी भी एग्रीकल्चर वर्क को जल्दी करे, जिससे उसका रिजल्ट जो होगा वो जल्दी मिलेगा, जिससे उसका फसल जो है जल्दी तैयार होगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एनी वन एग्जांपल ऑफ एआई बायस। एआई बायस का कोई एक एग्जांपल बताना है, अपने मन से कोई बता सकते हैं। पहला यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहला डेफिनेशन दिया आपको, यहाँ लिखेंगे एआई बायस अकर व्हेन एन एआई सिस्टम मेक्स अनफेयर डिसीजन ड्यू टू बायस ट्रेनिंग डेटा। देखिए, एआई बायस मतलब क्या हो गया कि जब एआई सिस्टम जो है आपको अनफेयर डिसीजन लेता है, मतलब क्या हो गया कि डिसीजन वो सही ढंग से नहीं लेगा, वो अनबैलेंस डिसीजन लेगा। अब वो अनबैलेंस डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि उसमें डेटा जो है वो सही ढंग का डेटा उसको नहीं मिला, जिसके वजह से वो अनबैलेंस डेटा के अकॉर्डिंग आपको अनबैलेंस रिजल्ट देता है, या उसको अनबैलेंस रिजल्ट को मतलब हो गया बायस रिजल्ट देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए हायरिंग AI might favor male candidate if trained on historical data where men were predominantly hired। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि AI जो है वो ज्यादातर आपको मेल कैंडिडेट को कर रहा है, हायर कर रहा है, क्योंकि उस AI मॉडल को, AI को जो है वो ये ट्रेंड किया गया कि भाई आपको मेल कैंडिडेट को ही उठाना है, मेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको बायस डेटा हो गया। जबकि एक AI मशीन जो है उसको दोनों टाइप के डेटा से उसको ट्रेंड करना होता है कि अगर जो कैंडिडेट आपका अच्छा रहे, चाहे फीमेल हो मेल हो, उसके अकॉर्डिंग आपको कैंडिडेट को चूज करना है, उसका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका वर्क एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करना है। ठीक है, अगर कोई एक पार्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग, किसी पार्टिकुलर सोच के अकॉर्डिंग अगर AI किसी काम को करता है तो वो बायस रिजल्ट हो जाता है, यानी वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है? Dimensionality reduction is a technique to reduce the number of random variable under consideration by obtaining a set of principal variable. It helps in simplifying data without losing important information। देखिए, इसमें नाम से आपको मालूम चल रहा है कि जब भी कोई डेटा को रिड्यूस करना है, यानी एक ऐसा टेक्निक हो गया जिसमें आपको जो भी रैंडमली वेरिएबल होगा उसको एक प्रिंसिपल के द्वारा, एक सिद्धांत के द्वारा उसको कम करेंगे। इससे फायदा क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, उसमें से सही ढंग का डेटा कौन है, कौन सा डेटा हमको चाहिए, तो उसको किसी न किसी माध्यम द्वारा डेटा को शॉर्ट किया जाता है। तो वो उसका कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, सिद्धांत होता है, जिसके कारण से डेटा आपको शॉर्टिंग किया जाएगा और एक डेटा परफेक्ट डेटा तैयार किया जाता है। उसका फायदा ये होता है कि डेटा भी आपको अरेंज हो जाएगा, सेकेंड ये होगा कि आपका डेटा भी लूज नहीं करेगा। ओके, और इससे आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस द्वारा मिल जाता है। ओके, अब देखिए, डिफाइन चैटबॉट एंड व्हाट आर इट्स टाइप। चैटबॉट क्या होता है और इसका टाइप्स क्या हो गया? तो a chatbot is an AI program that simulate human conversation. Types include rule based chatbot and AI powered chatbot, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट बोट। देखिए, इसमें होता क्या है कि चैटबॉट एक ऐसा AI प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन कन्वर्सेशन के लिए काम किया जाता है। ओके, यानी ह्यूमन जो है अपने किसी भी एक्टिविटी को वहां पे परफॉर्म कर सकता है। इसका मेनली दो टाइप आपका होता है, एक बोलते हैं रूल बेस्ड बॉट हो गया, चैटबॉट हो गया, और एक आपका हो गया AI बेस्ड।
इससे फायदा क्या होता है, रूल बेस्ड में क्या होगा कि एक पार्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन जो है मशीन्स को दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और एआई जो है वो आपको उसका एल्गोरिथम होता है काम करवाने के लिए, जैसा कंडीशंस होगा, जैसा डेटा उसको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग स्मार्ट बॉट आपका काम करता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? A confusion matrix is a table used to evaluate the performance of a classification model by showing actual versus predicted value. तो कंफ्यूजन मैट्रिक एक ऐसा टेबल होगा जिसका काम ये है कि जो आपका एआई मॉडल्स है उसका इवेल्युएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, इवेल्युएशन में चेक करता है कि आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है और मशीन ने प्रिडिक्ट कैसे किया है, उसका प्रिडिक्शन वैल्यू क्या है। ये सब चीज आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स द्वारा फाइंड आउट किया जाता है। जब उसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स आप निकालेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है मशीन वो एक्चुअल डेटा को लेकर प्रिडिक्टेड डेटा को निकालता है, और दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, फेस लॉक फीचर्स ऑफ स्मार्टफोन इज एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन, ब्रीफली डिस्कस दिस फीचर। देखिए फेस लॉक जो फीचर होता है स्मार्टफोन का एक एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटर विजन का। तो बताना है कि इस फीचर्स का फायदा क्या है, ये फीचर्स है क्या। आंसर में आपका हो जाएगा, फेस लुक यूज कंप्यूटर विजन टू रिकॉग्नाइज एंड ऑथेंटिकेट यूजर बाय एनालाइजिंग फेशियल फीचर्स प्रोवाइडिंग सिक्योर एक्सेस टू द डिवाइस। इसमें क्या होता है कि फेस लॉक एक ऐसा कंप्यूटर विजन का एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें आप अपने फेस को दिखा के अपना ऑथेंटिकेशन देते हैं, यानी आप उसको एक्सेस करवाते हैं कि जो डेटा उसको मिल रहा है वो करेक्ट डेटा, यानी वो डेटा हम जो पहले दे चुके हैं उसी डेटा से उसको मैच करता है। अब मैच करने के बाद अगर आपका डेटा जो है पहले से जो डेटा उसमें स्टोर है उससे मैच हो जाता है तो आपका मोबाइल का लॉक जो है खुल जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जब आप फेस लॉक को प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको रिकॉग्नाइज करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, और एनालाइज करने के बाद वो डेटा जो है आपको प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई आप जो है सही पर्सन है या नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है इट मींस आपका जो मोबाइल है या फिर जो फेस लॉक सिस्टम द्वारा जो डिवाइस आपका लॉक है वो डिवाइस आपका सिक्योर रहता है, उसका आपको ओपन करने का चांसेस दूसरे के द्वारा जो होता है वो नहीं होता है या कम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, with reference of data processing expand the term TF-IDF also give two application of TF-IDF। देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी था, इट मींस आपको 2022 के क्वेश्चन में भी था। ठीक है, यहाँ लिखा है TF-IDF which stands for term frequency inverse document frequency is a numerical static used to evaluate the importance of word within a document रिलेटिव टू अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें होता क्या है ना कि आपका जो भी इसमें वर्ड हो गया या जो भी आपका इसमें न्यूमेरिकल समस्या सब ये कर सकते हैं कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो गया उसमें कितना वर्ड है उसके फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को निकाल सकते हैं, या उस वर्ड में जो भी वर्ड का फ्रीक्वेंसी है उस पार्टिकुलर वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है वो सब हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं। ओके, इट्स एप्लीकेशन इंक्लूड रैंकिंग डॉक्यूमेंट बाय रिलेवेंस इन सर्च इंजन एंड क्लासिफाइंग डॉक्यूमेंट इनटू कैटेगरी इनटू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसका फायदा किसमें होता है, तो जब मान लीजिए आप किसी डॉक्यूमेंट को रैंकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट आपका एआई में यूज किया जा रहा है उसका रैंकिंग क्या है, या जो डॉक्यूमेंट हम उसको यूज कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट का सर्च किस आधार पे हो रहा है, तो ये सब चीज आपको TF-IDF द्वारा होता है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में कितना टाइम्स कोई वर्ड रिपीट किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या फिर वो वर्ड जो है रिपीटेशन का कारण क्या है। ओके, या कोई वर्ड कितना मिनिमम टाइम्स आपका रिपीट किया है, तो ये सब चीज आपको हम लोग इसमें पता करते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम लोग सर्च इंजन में रैंकिंग करवा सकते हैं या रैंकिंग चेक कर सकते हैं, या फिर एआई मॉडल्स में जो एआई डिवाइस आपका यूज हो रहा है उसमें आपका उस डॉक्यूमेंट का रैंकिंग क्या है ये सब आपको इसी से पता चल जाता है। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट का रैंकिंग उसका क्लासिफिकेशन के अनुसार पे,
उसके वर्ड के अनुसार पे होता है। आपका जब वर्ड के अनुसार क्लासिफिकेशन के अनुसार होगा तो आपका ये सब प्रोसेस को यूज करेगा। अब देखिए क्वेश्चन 12 है, मिस सूजी इज अ बिगिनर इन द फील्ड ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शी गॉट कंफ्यूज अमंग द कोर टर्म लाइक एआई, machine learning यानी ML and deep learning. Many a times these terms are used to interchangeably but they are same. Justify your answer. Help in the understanding these terms by drawing a well-level diagram of depict the interconnection of these three field. देखिए ऐसे भी ये जो सिचुएशन दिया हुआ है ना वो आजकल का हर बच्चे के साथ है। उसको कंफ्यूजन होता ही है कि एआई क्या है, एआई और एमएल डीएल में क्या डिफरेंस है, कौन किसके अंदर आता है, ये सब वो भी बच्चे लोग भी आजकल नहीं बता पाते हैं। यहाँ देखिए आपको तीनों में क्या डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा। एआई के अंदर आपको मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर आपको डीप लर्निंग आएगा। ओके, एआई के अंदर मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। कहा जाए तो एआई के अंदर ही डीप लर्निंग आता है, यानी एआई के अंदर ही मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों आएगा। ओके, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टेटमेंट क्या है, आंसर क्या है। नो, एआई एंड आर्टिफिशियल लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर नॉट सेम। ये तीनों सेम नहीं है। दे रिप्रेजेंट एन हायरार्की विद एमएल बीइंग सबसेट ऑफ एआई एंड डीएल। देखिए आपको एमएल जो है वो आपको एआई और डीएल दोनों का सबसेट है। ठीक है, AI is the broad concept of machine performing tasks that require human intelligence, while ML uses statistical method to enable machine to learn from data, and DL is a type of machine learning that use multi-layered neural network learn from vast amount of data. तीनों का डिफरेंस क्या होगा देखिए। AI क्या हो गया, AI एक ऐसा तरीका हो गया, एक ऐसा मैकेनिज्म हो गया जिसमें आपको जो मशीन है वो ह्यूमन लाइक काम करेगा, यानी उसके अंदर जो है मशीन के अंदर जो है वो आपका एक्टिविटी इंटरेक्शन जो होगा ये ह्यूमन लाइक होगा, जस्ट लाइक ह्यूमन जैसा बिहेव करेगा। ओके, ये एआई में होता है। जबकि एमएल क्या होता है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो होता है एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मशीन जो है वो डेटा से लर्न करेगा। मशीन लर्निंग एक ऐसा मेथड हो गया जिसमें मशीन जो है वो डेटा से लर्न करता है। ठीक है, जबकि डीप लर्निंग जो होता है वो एक ऐसा मशीन लर्निंग का प्रोसेस हो गया जिसमें मल्टी लेयर यानी वास्ट लेयर ऑफ डेटा को यूज करके आपको लर्न करता है। ओके, यानी कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, वास्ट डेटा होगा, तब उसमें डीप लर्निंग यूज करेगा। और मशीन लर्निंग क्या होगा, सिंपली आपको डेटा से वो किसी भी चीज को एक्सेस करता है, लर्न करता है। और एआई तो आपको पता ही है एआई का डेफिनेशन क्या होता है। ये तीनों तीन अलग अलग पॉइंट है, तीनों तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब है क्वेश्चन 13, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हाउ डेटा एक्सक्यूशन डिफरेंट फॉर डेटा एक्सप्रेशन। इसमें बताना है कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है और बताना है इसमें कि डेटा एक्सक्यूशन जो है वो डेटा एक्सप्रेशन से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए इसमें the significance of the AI project cycle is that is to provide a structure and systematic process of development AI solution, ensuring efficiency and effectiveness from problem definition to model deployment. तो AI project cycle एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें ये प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी आपका AI मॉड्यूल बनेगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा और वो आपको कौन कौन से स्टेज पे क्या काम करेगा, वो सारा चीज आपको एफिशिएंसी द्वारा, इफेक्टिवनेस द्वारा वहां रिप्रेजेंट करता है। यानी इस प्रोजेक्ट साइकिल में आपको ये बताया जाता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपका मॉड्यूल कैसे कैसे कहाँ क्या डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा, वो सारा चीज इसमें रिप्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए डेटा एक्सक्यूशन जो होता है वो एक ऐसा इनिशियल प्रोसेस होता है जिसमें आपको डेटा को कलेक्ट किया जाता है वेरियस सोर्स से। ठीक है, डेटा एक्सक्यूशन मतलब ही होता है डेटा एक्वायर करना। तो इसमें डेटा एक्सक्यूशन एक ऐसा इनिशियल प्रोसेस हो गया जिसमें आपको डेटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्स से। जबकि डेटा एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक ऐसा सब यूनिट हो गया जिसमें आपको डेटा जो कलेक्टेड डेटा होता है उसको वो एनालाइज करता है,
समझता है और ये उसके पैटर्न को समझ के और एक अलग सा उसका रिजल्ट तैयार करता है, एनालाइज करता है कि जो उसका डेटा मिला है वो डेटा किस तरह का है, वो डेटा का रूप क्या है, वो सारा चीज आपको इसमें आपको डेटा एक्सप्लोरेशन में एक्सप्लोर करके दिखाया जाता है। ओके, वो एक्सप्लोरेशन में आपको ये चेक किया जाता है कि जो डेटा दिया गया है वो डेटा आपको जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं है, उसका पैटर्न क्या है, वो सारा चीज को आइडेंटिफाई करेगा। अब देखिए क्वेश्चन 14 है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल द 4 स्टेप्स ऑफ बैग्स ऑफ वर्ड मॉडल, ऑल्सो डिपिक्ट द आउटकम्स ऑफ ईच स्टेप। देखिए ये आपको डॉक्यूमेंट 1 और 2 दो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट में लाइन लिखा हुआ है, इसका बैग्स ऑफ वर्ड आपको बनाना है, यानी इसमें जो जो स्टेप्स होता है बैग्स ऑफ वर्ड में उसको आप लोग को डिफाइन करना कैसे होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़िए, समीरा एंड सानिया आर क्लासमेट्स। यहाँ क्या है, समीरा लाइक डांसिंग बट सानिया लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स। इस सेंटेंस को ध्यान से पहले पढ़िएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 में आपको ऊपर का लाइन दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 में आपका वो लाइन दिया हुआ है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। आंसर में आपको यहाँ दिखा हुआ है, देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला समीरा एंड सानिया आर क्लासमेट्स, ये आपका दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट 2 क्या था, समीरा लाइक डांसिंग बट सानिया लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स। ये आपका सेंटेंस हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसको ये दोनों सेंटेंस का टेक्स्ट क्लीनिंग होगा। टेक्स्ट क्लीनिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो दोनों सेंटेंस होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए ये दोनों सेंटेंस जो है आपको डॉक्यूमेंट 1 में आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। देखिए समीरा एंड सान्या आर क्लासमेट, ठीक है, सब ये हो गया आपको, ये टोकन 1 हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 में क्या हो गया, समीरा लाइक डांसिंग बट सान्या लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स। सारे वर्ड को हम लोग टोकन में कन्वर्ट कर देंगे, इट मींस ऐसे अलग अलग कर देंगे और सारा वर्ड आपका लोअर केस में हो जाएगा। देखिए जो सेंटेंस है ना उसी को हम लोग तोड़ के यहाँ लिखेंगे, समीरा एंड सान्या आर क्लासमेट्स, समीरा लाइक डांसिंग बट सान्या लव्स टू स्टडी मैथमेटिक्स, ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो आपका सेंटेंस था, सेंटेंस को यहाँ तोड़ के लिख दिया गया। ओके, ये पहला हो गया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट क्लीनिंग। सेकेंड देखिए क्या है, वोकैबुलरी क्रिएशन। अब इसका वोकैबुलरी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला क्या हो गया कि जितना भी दोनों सेंटेंस था दोनों सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ दिया गया, मिला दिया गया। ओके, तो समीरा एंड सान्या आर क्लासमेट्स, उसके बाद लाइक डांसिंग बट लव टू स्टडी मैथमेटिक्स। देखिए इसमें 12 यूनिक वर्ड हो गया। आप देखेंगे आप लोग इसमें अलग क्या हो गया, तो देखिए ये आपका सेंटेंस और ये आपका दोनों अलग अलग सेंटेंस है, तो हमने दोनों सेंटेंस को यहाँ पे कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने के बाद जो सेंटेंस आपका रिपीट कर रहा है उसको हटा दिया गया। देखिए यहां लिखा है समीरा, तो यहां लिखा गया समीरा, एंड है तो एंड लिखा गया, सान्या है तो सान्या हो गया, आर हो गया तो आर हो गया, क्लासमेट्स है तो क्लासमेट्स हो गया। अब देखिए यहाँ वर्ड खत्म हो गया, लाइक्स हो गया, फिर यहाँ समीरा था तो समीरा नहीं लिखा गया क्योंकि समीरा ऑलरेडी लिखा जा चुका है, समीरा के जगह हटा नहीं लिखा गया, लाइक्स लिखा गया। इसके बाद डांसिंग हो गया, डांसिंग बट हो गया। उसके बाद सान्या वर्ड को नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि सान्या वर्ड ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, यहाँ लव्स हो गया, टू हो गया, स्टडी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि जो वर्ड आपका रिपीट किया है उसको आपको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे वर्ड को कंबाइन कर दिया गया। ओके, अब इसका फ्रीक्वेंसी टेबल निकलेगा। देखिए ये क्यों निकलेगा बताते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 इसमें 10100001 क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन देखिए। सबसे पहला लिखा हुआ है समीरा, तो पहला सेंटेंस में समीरा है, दूसरा सेंटेंस में समीरा है, इसलिए 1 यहां भी हो गया, 1 यहां भी हो गया। एंड पहला सेंटेंस में एंड है लेकिन दूसरा सेंटेंस में एंड आपको नहीं है, देखिएगा यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में आपको एंड यहां नहीं है। ओके, इसलिए एंड पे यहां 0 हो गया। तीसरा में सान्या है, यानी तीसरा में आपको डॉक्यूमेंट 1 में सान्या लिखा हुआ है और नीचे का सेंटेंस में सान्या लिखा हुआ है, इसलिए दोनों में 1 हो गया। उसके बाद चौथा में आर है, ऊपर तो ऊपर में आर लिखा हुआ लेकिन नीचे के सेंटेंस में आपको आर नहीं होगा, ठीक है। देखिए नीचे के सेंटेंस में आपको आर कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए 0 हो गया। तो इस तरीके से
जिस वर्ड जो सेंटेंस आपको ऊपर नीचे मैच करेगा उसको हम लोग 1 लिखेंगे, और जो सेंटेंस में आपको वर्ड मैच नहीं करेगा, अगर ऊपर का वर्ड में आर लिखा हुआ है नीचे के वर्ड में आर नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। ओके, अब ये वर्ड कहां से लिखना है आपको, इस वर्ड को यहां से लिखना है। देखिए ये वर्ड यहां से लिखना है, आपको पहले वोकैबुलरी तैयार कर लेना है बिना रिपीटेड वर्ड यूज किए हुए, और इस वर्ड को यहां लिख देंगे, और जो वर्ड दोनों सेंटेंस में मैच करेगा उसमें हम लोग 1 लिखेंगे, और जहां मैच नहीं करेगा वहां 0 लिखते चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया कि आपका समीरा सेंटेंस 1 में भी है, देखिए यहाँ पे, और समीरा सेंटेंस 2 में भी दिया हुआ है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको है, थोड़ा सा और छोटा करेंगे, यहाँ देखिए अब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए समीरा यहाँ भी लिखा है, समीरा यहाँ भी है, यहाँ भी नीचे भी समीरा है, तो इसलिए दोनों में 1 हो गया। एंड यहाँ है, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे नीचे में सेंटेंस में एंड नहीं है इसलिए 0 हो गया। सान्या देखिए यहाँ भी सान्या है और इसमें सान्या है, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। उसके बाद आर है, आर यहाँ दिया लेकिन इसमें आर नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। क्लासमेट्स, क्लासमेट ऊपर में है लेकिन नीचे में अब क्लासमेट्स नहीं है तो इसलिए नीचे 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ तक लिखते चले जाएंगे। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, अब इसको जो आपका 1 0 ये आया है यही आपका डॉक्यूमेंट वेक्टर कहलाएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे, तो फाइनल डॉक्यूमेंट 1 का फाइनल ये हो गया, ये जो आपको लिखा गया वो यहाँ लिखा जाएगा, और डॉक्यूमेंट 2 का आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। यही आपको ये आपका बना के तैयार करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैग्स ऑफ वर्ड। इसमें चारों स्टेप्स को आपको दिखाया गया है। ओके, बस ध्यान से आपको इस सारा चीज को पहले लिख लेना है। पहले आप वर्ड देखेंगे, वर्ड को आपको छोटा फॉर्म में लिख देंगे, लिखने के बाद आपको उसको वोकैबुलरी क्रिएट कर लेंगे, और क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल बना देना है, और उसका इसी नंबर को यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहां लिखा है, will it be valid to say that not all the devices are termed as smart or AI enabled? Justify this statement. Explain any 2 examples from the daily life which are commonly misunderstood as AI. देखिए आजकल के समय में होता क्या है ना, कि अगर कोई भी ऑटोमेटिक डिवाइस देख लिया जाए तो उसमें लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है कि भाई वो एआई से चल रहा है, लेकिन ये एक सही मायने में आपको एक्यूरेट नहीं होता है। हर चीज एआई जैसा दिखेगा लेकिन एआई जैसा वो एआई नहीं होता है। ओके, जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो वो एआई से काम कर रहा है, नहीं, वो उसमें आपको प्रोग्राम किया गया है जो ऑटोमेटिक काम करता है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे एआई जैसा दिखता है लेकिन एक्चुअली वो एआई होता नहीं है। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है एआई का, आपको 2 एग्जाम्पल के तौर पर बताना है। आंसर हो गया, इट इज वैलिड टू से दैट नॉट ऑल डिवाइसेज टर्म एज स्मार्ट आर एआई इनेबल। कोई भी ऐसा नहीं कर सकते या हमेशा नहीं कह सकता है कि जो चीज स्मार्ट है वो एआई इनेबल होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, द टर्म स्मार्ट यूजुअली रेफर्स टू डिवाइस दैट ऑफर कनेक्टिविटी एंड ऑटोमेशन सच एज रिमोट कंट्रोल via an app or ability to schedule tasks without necessarily involving artificial intelligence। इसमें होता क्या है, स्मार्ट का मतलब ये होता है ना कि जो डिवाइस आपका कनेक्ट है, ठीक है, वो आपको कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक काम करेगा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ रिमोट या विद द हेल्प ऑफ आपका शेड्यूल। जो हम टाइमिंग डाल दिए वॉशिंग मशीन में या एयर कंडीशन में तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, जबकि वो एआई का फीचर्स नहीं है। एआई जैसा वो काम करेगा लेकिन एआई उसमें फीचर्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट फीचर्स। वो स्मार्ट फीचर्स है जो हमारे को वो क्या करता है, एक बेनिफिट देता है कि हमें हर बार हर काम को नहीं करना पड़े, एक बार सेट कर दीजिए डिवाइस काम करना शुरू कर देगा। ओके, इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो आपका हो गया स्मार्ट लाइट बल्ब। These can be controlled remotely or programmed to turn on or off set time, but most do not have the ability to learn or adapt to user preference। इसमें क्या होता है, स्मार्ट लाइट बल्ब के बारे में बताया गया है जिसको हम लोग रिमोटली कंट्रोल करते हैं, उसे प्रोग्राम किया होता है रिमोट द्वारा, हम लोग उसे प्रोग्राम करके और उसका टाइमर सेट करते हैं, आपका लाइट का कलर चेंज होगा।
इवन हो सकता है कि लाइट ऑटोमेटिक बुझ जाए, हो सकता है आदमी आए तो उसके अकॉर्डिंग वो जल जाए। तो ये सब चीज जो है आपको प्रोग्राम करके उसमें डाल दिया जाता है, ऑटोमेटिकली वो वर्क करता है। जो कि एक आपका उसमें एक एबिलिटी ऐसा नहीं होता है कि प्रोग्राम करे तो बार बार वैसे काम करेगा, नहीं, आपको हर बार प्रोग्राम को उसमें डालना पड़ेगा तब वो जाके वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एआई जैसा डिवाइस है, एक बार सिखा दिए तो बार बार वो उसी टाइम पे काम करना शुरू कर देगा, नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। स्मार्ट डिवाइस में आपको शेड्यूल को एडजस्ट करना पड़ता है कि आपको 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, 4 दिन करना है या हर दिन करना है, वो सबका उसमें एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो एआई स्मार्ट डिवाइस अलग होता है, एआई इनेबल डिवाइस अलग होता है। अब देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, द मशीन कैन रन कॉम्प्लेक्स वॉश साइकिल ऑटोमेटिकली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, फिलिंग वाटर, वॉशिंग रैंजिंग, स्पिनिंग, लीडिंग सम टू बिलीव टू यूज एआई। देखिए वही चीज हो गया जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वॉशिंग मशीन यूज हो रहा है तो उसमें कॉम्प्लेक्स कोई भी काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक पानी गिर रहा है, ऑटोमेटिक कपड़ा सूख रहा है, धुल रहा है, तो इसका मतलब एआई से काम कर रहा है, नहीं, उसमें स्मार्ट प्रोग्रामिंग किया हुआ है जिसके वजह से आपका मशीन जो है सही ढंग से काम कर रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि आखिर आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। इवन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको मैच भी कर जाए या मैच करता भी है। अगर आप प्रीवियस 2-3 साल क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैच आपको कर जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 16 है, यहां पे आपका एक मैट्रिक्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल एग्जाम में आता है और इस बार आना ही आना है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। तो इसमें आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये प्रेडिक्शन दिया हुआ है यस और नो के फॉर्म में, और ये आपको यहाँ पे यस आपको 50 हो गया, नो आपको यहाँ पे हो गया, नो यहाँ पे हो गया, नो यस यहाँ हो गया और नो नो यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक निगेटिव पॉजिटिव केस लेकर एक रिजल्ट को तैयार करेंगे, एक F1 स्कोर कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा। तो जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, ये सब क्या होता है। तो आपको ये सब चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस चारों के बारे में समझ लीजिएगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। अब देखिए ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए हाउ मेनी टोटल केस आर ट्रू निगेटिव इन द एबव सिनेरियो, इसमें आपको हो जाएगा द टोटल नंबर ऑफ ट्रू निगेटिव केस इज 20 is indicated in the confusion matrix where the prediction is no and the actual reality also no। तो इसमें ट्रू नेगेटिव कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 20 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें आपको प्रिडिक्शन भी नो है और एक्चुअल में रिजल्ट भी आपको नो के फॉर्म में है, तो ये आपको ट्रू नेगेटिव 20 हो जाएगा। ओके, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेट, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर, ये तीनों कैलकुलेट करना है। तो प्रिसीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव कितना हो गया यहाँ पे 50 हो गया, ये देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ लिखा है ट्रू पॉजिटिव 50 प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ये आपको फॉल्स पॉजिटिव हो गया, ये कितना हो गया फॉल्स पॉजिटिव, नो यस, ये आपको हो गया फॉल्स पॉजिटिव। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे टोटल 5, ठीक है। तो इसके कितना होगा, जब वैल्यू निकालेंगे तो 50/55 यानी 0.909, ठीक है। अब देखिए रिकॉल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव बाई फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव हो गया। देखिए दोनों डिफरेंस क्या है, दोनों सेम है, ट्रू पॉजिटिव यहाँ भी 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 है। इसमें फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें फॉल्स निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रू पॉजिटिव हो गया 50 और यहाँ ट्रू पॉजिटिव यहाँ 50 प्लस 25 निगेटिव हो गया, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 0.667 आ जाएगा। F1 स्कोर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F1 स्कोर निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल, यानी प्रिसीजन जो आया, ये प्रिसीजन कितना आया आपको, ये आया, रिकॉल कितना आया, ये आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दोनों को ऐड कर दीजिए और उसको यहाँ जो आ गया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इट मीन्स क्या हो गया, देखिए आपको
ये दोनों को आप लोग सॉल्व कर देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग 0.769 आंसर आएगा। तो ये समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है, ट्रू नेगेटिव वैल्यू, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर उसको आप देख लेंगे ना तो ये चीज समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या आपको यस हो गया और ये भी यस हो गया, तो इसको बोलेंगे यस यस, मतलब ट्रू यस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका हो जाएगा ट्रू निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव। इस तरीके से चारों पॉइंट को आपको समझ लेना है। समझने के बाद आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। ओके।